वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। उसके अंतर्गत कितने चैप्टर थे? 3 चैप्टर। फर्स्ट था लाम्बिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, सेकंड था हमारा प्रदेश वाला, और तीसरा था डिराक डेल्टा फंक्शन। इसके बाद यूनिट सेकंड, और जो कि इसका चैप्टर 4 मान सकते हैं। इसका चैप्टर जो 4 है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? चैप्टर यूनिट सेकंड के अंतर्गत, जिसका नाम है चैप्टर 4 का आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ये चीज आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है उसमें, मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें है फर्स्ट जो हेडिंग है आइंस्टीन के, किसका है आपेक्षिकता का सिद्धांत? आइंस्टीन के आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ये फर्स्ट हेडिंग कर देना, आइंस्टीन के आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टीन के आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। यहां तक कंप्लीट करो इसको हेडिंग डालकर, और सुने क्या है आपेक्षिकता, वर्ड से मतलब क्या उसका विशिष्ट सिद्धांत है, पूरा जानेंगे। यहां तक पहले हेडिंग डाल दो। उसके बाद तो देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि हर चीज है वो आपेक्षिक अर्थात सापेक्षिक होती है। आपेक्षिक वर्ड से मतलब है सापेक्ष, मतलब हर चीज को आप किसी ना किसी चीज के सापेक्ष बोलते हो। अब जैसे कि मैं कहूं कि मैं यहाँ पर टहल रहा हूं, इस तरह से टहल रहा हूं, मैं किसके सापेक्ष टहल रहा हूं? यहाँ पर इस पोजीशन के सापेक्ष या किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष बोल सकता हूं। मैं इस बोर्ड के सापेक्ष मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर गतिशील हूं, यहाँ पर इस तरह से। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कहना था कि कोई भी चीज ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कोई भी चीज। हर चीज है वो कैसी है? रिलेटिव है। कैसी है? रिलेटिव है, मतलब हर चीज किसी ना किसी से संबंधित है। हम कोई भी चीज बोल रहे हैं वो किसी ना किसी चीज के सापेक्ष हम बोल रहे हैं। कैसे? इसको इंग्लिश में लिख लेना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपेक्षिक वर्ड से मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूं कि मैं एक बाइक पर बैठकर 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, कितने की? 50 km/h की रफ्तार से उस पर चल रहा हूं। तो किसके सापेक्ष चल रहा हूं? मान के चलो मेरे साइड में एक और बाइक चल रही है, वो भी इतनी ही 50 km/h की स्पीड से चल रही है। तो उसके सापेक्ष में कैसा हूं? स्थिर अवस्था में होऊंगा, क्योंकि वो जिस वेग से चल रही है उसी के वेग बगल से वो दूसरी भी बाइक है वो चल रही है। तो उसके सापेक्ष मैं स्थिर अवस्था में, मेरे सापेक्ष वो स्थिर अवस्था में। लेकिन हम दोनों जो गतिशील हैं वो किसके सापेक्ष हैं? किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष हम क्या हैं? वो गतिशील है। जैसे कि पेड़ के सापेक्ष देखें या किसी और चीज के सापेक्ष देखें तो वो वहां पर हम कैसे हैं? गतिशील। या पृथ्वी या धरातल के सापेक्ष हम देखें तो वहां पर हम वो कैसे हैं? गतिशील हैं वहां पर। लेकिन आपस में हम देख रहे हैं तो वो कैसे हैं? हम इस तरह अवस्था में। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, उसी साइड में से एक ट्रेन और गुजर रही है, दोनों की समान स्पीड बनी हुई है, तो आपको ऐसे लगती है कि हम दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हैं? वहां पर स्थिर अवस्था में, क्योंकि वो भी आगे नहीं निकल पा रही, वो भी आगे नहीं निकल पा रही। कब तक? जब तक दोनों का वेग समान होगा। तो उसके सापेक्ष वो स्थिर अवस्था में दूसरी ट्रेन, दूसरे के सापेक्ष पहली ट्रेन स्थिर अवस्था में। तो मतलब कहने का यह है तात्पर्य है कि हर चीज जो ब्रह्मांड में होती है वो कैसी है? रिलेटिव है, किसी ना किसी चीज के सापेक्ष हम बोल रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूं, और एग्जांपल सुनते हैं ऐसे कि मैं कह रहा हूं कि मुकेश अमीर है। मैं कह रहा हूं मुकेश, कोई मुकेश है, वो कैसा है? अमीर है। मुकेश है वो अमीर है। तो इस चीज से मतलब क्या है कि हम किसी ना किसी चीज के सापेक्ष उसको बोल रहे हैं। मैं कहूं मुकेश है वो किसी के सापेक्ष अमीर है। मैं कह रहा हूं बिल गेट्स, उसके सापेक्ष कैसा है वो? उसके सापेक्ष तो कब गरीब कहलाएगा। मुकेश अंबानी के सापेक्ष कैसा कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। हम किसके सापेक्ष बोल रहे हैं? या तो वो जो बोल रहा होगा वो अपने कंपेयर में करके बोल रहा होगा कि मुकेश अमीर है, तो वो अपने कंपेयर में करके बोल रहा होगा कि भाई मेरी तुलना में वो कैसा है? अमीर है। तो हर चीज है वो किसी ना किसी चीज के क्या बोली जाती है? सापेक्ष ही बोली जाती है। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष कोई भी चीज होती नहीं है ब्रह्मांड में। तो आइंस्टीन के आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, जिसके दो मौलिक अभिगिरत थे। मौलिक अभिगिरत से मतलब क्या है? मौलिक अभिगिरत मतलब अभिधारणा। इसने इस चीज के लिए मौलिक अभिगिरत
मतलब इसको बोलते हैं हम अवधारणा। तो दो अवधारणा दी कि आप कोई भी चीज है, जैसे कि एक निर्देश तंत्र, हमने स्थिर निर्देश तंत्र ले लिया, इसको बोल दिया हमने एक्स वाई जेड एस फ्रेम बोल दिया, और एक बोल दिया हमने एस डैश फ्रेम। कौन सा फ्रेम बोल दिया? एस डैश फ्रेम बोल दिया, जो कि एक्स डैश है, वाई डैश है और जेड डैश है, इस तरह से, और इसको फ्रेम को बोल दिया एस डैश। इसके सापेक्ष एस डैश फ्रेम प्लस एक्स दिशा में स्मॉल वी वेग से गतिशील है। कौन से वेग से गतिशील है? ये वी वेग से इस दिशा में क्या है? ये गतिशील है। जैसे कि स्थिर निर्देश तंत्र, मुझे मान लो कि मैं यहाँ पर स्थिर हूं और एक बस है, वो यहाँ पर इस दिशा में क्या है? गतिशील है, तो वो एस डैश हो जाएगी बस, और मैं कौन सी स्थिति में हो जाऊंगा? एस वाली स्थिति में, इस फ्रेम के अंतर्गत आऊंगा। इसको बोल दिया हमने, इस पॉइंट को ओ डैश, और इसमें बोल दिया हमने इसको ओ। तो आप बात को समझें इसमें कि आइंस्टाइन इसके लिए क्या कह रहा था कि अगर आप किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई भी भौतिक घटना घटित हो रही है, जैसे दो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? टक्कर कर रहे हैं, तो टक्कर करने में हम कौन कौन से नियम देखते हैं? भौतिकी के नियम, जैसे बोले कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये सभी मिलके हम इनको क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स के नियम है ये सभी, कि भौतिकी के क्या है ये नियम। कि कोई भी अगर हम घटना को देख रहे हैं, किसी भी अगर हम घटना को देख रहे हैं, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखा, उसी घटना को हम देख रहे हैं एक गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष, तो दोनों के अंतर्गत उस भौतिक घटना के लिए जो भौतिकी के नियम है, फिजिक्स के जो रूल हैं, वो चेंज नहीं होंगे। जो रूल्स यहाँ लग रहे होंगे वो रूल्स ही यहाँ लग रहे होंगे। तो दो कणों की टक्कर का अगर अध्ययन हम स्थिर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वहां पर ये सभी हम पढ़ चुके हैं टक्कर 11th में। तो वहां ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग संरक्षण के नियम कहां पर लगते हैं? यहाँ पर लगते हैं। तो वही नियम यहाँ पर भी अप्लाई होंगे यदि हम उन कणों का अध्ययन किस में करें? टक्कर का अध्ययन एस डैश फ्रेम में करें। तो वो उसका पहला अभिक्रिया हो जाएगी, यानी अवधारणा हो जाएगी। सेकंड अवधारणा उसकी ये है कि जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी को आप कितना लिखते हो? c इक्वल टू कितना? c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना लिखते हो। तो उसने कहा ये ऑलवेज ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि ये हमेशा फिक्स रहेगी। किसी भी प्रेक्षक के लिए, मतलब कोई भी प्रेक्षक किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गतिशील हो, उसके लिए हमेशा लाइट की वेलोसिटी कितनी रहेगी? प्रकाश का वेग कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरी अवधारणा की जो लैंग्वेज है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षक के लिए, चाहे वो किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गतिशील हो, उसके लिए प्रकाश का वेग हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा। दो अवधारणा ये लेकर चल रहा है, और उस अवधारणा को लेकर हम किसी भी पार्टिकल की गति का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन दो तरीके का है यहाँ पर, एक तो रिलेटिविस्टिक और एक नॉन रिलेटिविस्टिक। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। रिलेटिविस्टिक और एक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक, ये फर्स्ट और ये सेकंड नॉन रिलेटिविस्टिक। इन दो मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपेक्षीय, और ये होता है अनापेक्षीय, और ये है अनापेक्षीय गति। तो देखें इसके बारे में। आइंस्टीन के आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, हेडिंग डालें। आइंस्टीन के आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत हेडिंग डालें और उसमें लिखें आइंस्टीन ने निम्न दो अवधारणाएं प्रस्तुत की। आइंस्टीन ने निम्न दो अवधारणाएं प्रस्तुत की। जिन्हें आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। आइंस्टीन ने निम्न दो अवधारणाएं प्रस्तुत की जिन्हें आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। जिन्हें आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। फर्स्ट लिखना मुक्त आकाश में सभी भौतिकी घटनाओं के लिए, मुक्त आकाश में सभी भौतिकी की घटनाओं के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखकर उसमें लिखना लैंग्वेज मुक्त आकाश में। मुक्त आकाश से मतलब क्या है?
मुक्त आकाश फ्री स्पेस मतलब दो टक्कर का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जब टक्कर का अध्ययन कर रहे हैं तो उन पर बाहर से कोई भी बल आरोपित नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों टक्कर में ही आपस में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी इन्हीं में होगी, बाहर से कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मुक्त आकाश। तो मुक्त आकाश में सभी भौतिक घटनाओं के लिए, मुक्त आकाश में सभी भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के नियम, मुक्त आकाश में सभी भौतिक घटनाओं के लिए मुक्त आकाश में सभी भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के नियम नियत सापेक्ष वेग से गतिशील, नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में, मुक्त आकाश में सभी भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के नियम, सभी भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के नियम नियत सापेक्ष वेग से गतिशील, नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान रहते हैं, नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान रहते हैं। इसके बाद सेकंड लिखें, मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए, मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग नियत रहता है, मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग नियत रहता है। सेकंड पॉइंट में लिखना था ये, चाहे प्रेक्षक किसी भी दिशा में, चाहे प्रेक्षक किसी भी दिशा में चाहे प्रेक्षक किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गतिशील क्यों ना हो, चाहे प्रेक्षक किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गतिशील क्यों ना हो। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। चाहे प्रेक्षक किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गतिशील क्यों ना हो, यहां तक ये कंप्लीट है। उसके बाद लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, ये आपने पढ़ी होंगी मैकेनिक्स में, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। हेडिंग डालना नेक्स्ट, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। लॉरेंज रूपांतर समीकरण, हेडिंग डालकर इस चित्र को बनाएं जिसमें दो फ्रेम है एस व एस डैश। एस है वो स्थिर अवस्था में है, इस फ्रेम के सापेक्ष एस डैश है जो v वेग से स्मॉल v से प्लस x दिशा में, कौन सी दिशा में, प्लस x में गतिशील है, जिसमें हमने कोई पॉइंट p ले लिया। अगर हम उसका o के सापेक्ष क्या देख रहे हैं, निर्देशांक देख रहे हैं, तो x, y, z और समय हमने t को भी इसमें निरूपित कर दिया। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तीनों को भी ले सकते हो। आगे आएगा चतुर्भुज जिसमें हम समय को भी लेंगे आगे, ठीक है। और o डैश है इसके अंतर्गत, s डैश के अंतर्गत, इसके सापेक्ष इस पॉइंट की जो स्थिति होगी x डैश, y डैश, z डैश और t डैश इस तरह से होगी। तो इस चित्र को बनाएं, इसके बाद आगे समझेंगे इसको। चित्र को कंप्लीट करो।
चित्र को बनाओ इसको पहले। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो उसमें मैकेनिक्स में। ये वाली समीकरण जो पढ़ते हो, x डैश इक्वल टू अल्फा x माइनस के bt, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू अल्फा t माइनस के vx अपॉन c स्क्वायर, ये वाली समीकरण हमें निकालनी है, डिराइव करनी थी। ये कर चुके हो आप वहां पर भी, तो वही काम करना है यहाँ पर दोबारा से, लेकिन तरीके से समझेंगे आप, क्योंकि उसको भूल गए होंगे कोरोना में आप, पता है मेरे को। देखें इधर चित्र बना लिया हो तो यहाँ पर एक O पॉइंट है, यहाँ पर एक प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है और प्रकाश का स्रोत बिंदुवत है। तो ऑप्टिक्स में पढ़ाया था कि अगर स्रोत बिंदुवत है तो उससे जो तरंगाग्र निकलेंगी, कैसी निकलेंगी, वो गोलीय तरंगाग्र में निकलेंगी, और गोलीय तरंगाग्र कहां तक पहुंच रही है, बिंदु P तक पहुंच रही है। इस तरह से बिंदु P है, वहां तक ये गोलीय तरंगाग्र इसमें से निकलकर गोलीय तरंगाग्रों के रूप में जो प्रकाश है बिंदु P तक पहुंच रहा है। बिंदु O से कहां से स्टार्ट हुआ है, O से, और कहां तक पहुंच रहा है, P तक। प्रकाश है, वेग कितना होगा, c, मौलिक अवधारणा से, अभिकृत से यहां तक जो वेग होगा इसका c होगा। दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी OP। तो देखें इधर, अगर हम बात करें निर्देश तंत्र S के लिए, किसके लिए अगर हम बात करें, अभी लिखना नहीं, इधर देखें पहले, निर्देश तंत्र S के लिए अगर हम बात करें कि प्रकाश स्रोत O से क्या निकल रही है, किरण निकल रही है, और वो कहां तक पहुंच रही है, बिंदु P तक पहुंच रही है, तो उसके लिए समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो S के लिए समय T इक्वल टू दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी, C। दूरी कितनी है, OP। OP किस तरह से निकालोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से निकालते हो। तो यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालोगे, आप किस तरह से निकालोगे बताओ, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालोगे किस तरह से निकालोगे। यहाँ पर इसमें आप नॉर्मली पॉइंट को लेकर चलना, समय को नहीं लेकर चलना है अभी, इस तरह से x y z और x y लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी दो बिंदुओं के बीच की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से s के सापेक्ष देख रहे हैं, अपॉन c। तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू इसका रूट का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने इसको बोल दिया 1। किसके लिए बात की हमने, निर्देश तंत्र S के लिए। निर्देश तंत्र S डैश के लिए अगर हम बात करें तो, निर्देश तंत्र S डैश के लिए अगर हम बात करें तो S डैश के लिए अगर हम बात करें तो कैसा होगा, S डैश के लिए यहाँ पर हम बिंदु O डैश है उस पर एक प्रकाश स्रोत मानेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ तक जा रही है गोलीय तरंगाग्र के रूप में। तो यहाँ पर समय बराबर कितना हो जाएगा, OP अपॉन चाल, समय T डैश हो जाएगा, कौन से फ्रेंड के लिए, S डैश के लिए, इसलिए लिखा था वहां पर दूरी बटी चाल। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर, क्योंकि इसके सापेक्ष बिंदु P की स्थिति कितनी है, डैश के फॉर्म में, इसके सापेक्ष नॉर्मल है x by z अपॉन c, इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर अब दोनों में हमें कंपेयर करना है, यहाँ पर x डैश y डैश और z डैश, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक मिनट रुकना। x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश का स्क्वायर अपॉन c। प्रकाश का वेग, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा c डैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रकाश का वेग हमने पहली मौलिक अवधारणा में पढ़ा था कि सभी के लिए वो कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए c डैश इक्वल टू कितना ही बना रहेगा, c बना रहेगा। तो यहां से x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, या यहाँ पर इस तरह से लिख दो, c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर इसको हमने 2 बोल दिया। देखिए दो प्रकार का मोशन होता है, रिलेटिविस्टिक मोशन और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, तो आपके ब्रैकेट में ऊपर जगह है, यहाँ पर स्पेस होगी, तो वहां पर लिख देना आपेक्षिकीय गति है, तो आपेक्षिकीय गति यानी कि रिलेटिविस्टिक मोशन, इस तरह से लिख देना ऊपर, रिलेटिविस्टिक मोशन। तो उसकी किसको बोलते हैं, दो प्रकार की गतियां हैं, आपेक्षिकीय गति और अनापेक्षिकीय गति। यदि किसी गति में v टेंड कर रहा है c की ओर, प्रकाश की गति की ओर गति कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आपेक्षिकीय गति। और अनापेक्षिकीय गति किसे बोलेंगे, अनापेक्षिकीय गति किसे बोलेंगे बताओ,
नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, तो जिसमें v है इज वेरी वेरी लेस देन c हो। रिलेटिविस्टिक v टेंड्स टू c होगा, और अनापेक्षिकी नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक मतलब रिलेशन रख रहा है उससे, v है वो टेंड कर रहा है c की ओर, तो रिलेशन हो गया उन दोनों के बीच में, v टेंड कर रहा है c की ओर, तो और इसमें v है वो इज वेरी वेरी लेस देन c। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है लेकिन उसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है तो वो अनापेक्षिक गति है। जैसे कि आप 12th में पढ़ रहे हो कि एक तार पर बंदर चढ़ रहा है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो उसमें जो वेग है उनका लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होता है, यानी वो सारी गतियां आपने जो पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी थी वहां पर, अनापेक्षिक गति। लेकिन जैसे ही आपेक्षिक गति के लिए हम बात करते हैं, मतलब जिनके लिए v टेंड करने लग जाता है c की ओर, ठीक है, तो उसके लिए जो फिजिक्स के रूल हैं, फिजिक्स के जो नियम है वो चेंज हो जाते हैं, फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे इसके लिए, ये सेम नहीं रहेंगे इसके तरह। जो आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते थे अनापेक्षिक गतियों के लिए, जो फॉर्मूले लगते थे वो फॉर्मूले यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो इन दोनों को लिख दो, आपके पेज में ऊपर जगह होगी तो वहां पर इन दोनों चीजों को लिख दो, आपेक्षिक गति और अनापेक्षिक गति को। आपेक्षिक गति और अनापेक्षिक गति। इसी तरह से लिख देना, लेकिन इंग्लिश में लिख लेना। आपेक्षिक गति रिलेटिविस्टिक मोशन किसे कहेंगे, तीर का निशान लगाकर इस तरह से लिख देना, v टेंड्स टू c, और इसमें v इज वेरी वेरी लेस देन c हो तो अनापेक्षिक गति, इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देना इनको, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज जो लिखवाऊंगा मैं, चित्र बना लिया था, इसके बाद जो लैंग्वेज लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा। ओके, थैंक यू।